आज हम डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू पीपल फेल। लोग फेल क्यों होते हैं। तो आप बहुत केयरफुली इस वीडियो को सुनो और चाहिए तो नोट्स भी बनाओ। ये वीडियो को आप हाई स्पीड करके भी सुन सकते हो, क्योंकि मैं धीरे बोलने वाला हूँ कि ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसको हाई स्पीड जनरली मैं 1.5 एक्स की स्पीड पे सुनता हूँ। तो आप नोट्स बनाओ, आप केयरफुली सुनो, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू पीपल फेल, लोग क्यों फेल होते हैं। सो मैंने 22 रीजंस निकाले हैं कि जो मेरे हिसाब से लोगों के फेल होने के बहुत बड़ी वजह है। तो सबसे इम्पोर्टेंट 22 पॉइंट्स, 23 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और पहला पॉइंट है मेंटर। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, बट इसका एक डिटेल वीडियो भी मैं अगेन लेके आऊंगा। बट ये जो है एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, फास्ट वीडियो रहेगा, बट इसका डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों की फेल होने की सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन मुझे दिखता है कि उनके पास मेंटर नहीं होता। मेंटर या ट्रेनर या टीचर या गुरु या कुछ भी आप बोलो, उनके पास मेंटर नहीं होता, उनके पास ट्रेनर नहीं होता, उनके पास टीचर नहीं होता, उसके उनके पास गुरु नहीं होता जो कि उनको सिखा सके। सपोज अगर सचिन तेंदुलकर के पास उनके जो गुरु थे रमाकांत आचरे जी नहीं होते, तो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। या फिर अगर विराट कोहली और रोहित ने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए नहीं देखा होता, तो शायद वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तो हर एक का लाइफ में मेंटर होता है, गुरु होता है, और उनको देख के ही वो आगे बढ़ते हैं। बट मेंटर यहाँ पे वो होता है जो आपको पर्सनली सिखाता है, फिजिकली वो आपके साथ बातें करता है, आपको गाइड करता है। आप अगर गलती करते हो तो उसकी गलती को सुधारता है। उसके पास, मेंटर के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो अपना एक्सपीरियंस आपको देता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। बहुत ही छोटे वक्त में, बहुत ही कम समय में मेंटर आपको बहुत कुछ सिखाता है। जिसके पास मेंटर नहीं होता वो लॉस्ट होता है। उसको उसको जो गलतियां करता है वो, उसको पता नहीं होता है कि मैं गलतियां कर रहा हूँ। उसकी उसकी गलतियां सुधारी नहीं जाती है, उसको नॉलेज नहीं होता है। जो मेंटर से जो नॉलेज मिलता है वो आम लोगों के पास नहीं होता है। तो सबसे बड़ी जो वजह है लोगों को मेंटर नहीं होता। अगर आपके पास भी कोई मेंटर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, तो आप भी मोस्ट प्रोबेबल फेल हो जाओगे अपनी लाइफ में। तो सबसे बड़ी जो बात है मेंटर ना होना, यही सबसे बड़ी बात है फेल होने की। मेंटर कोई भी हो सकता है, मेंटर एक आदमी हो सकता है, मेंटर एक बुक भी हो सकते हैं, बुक्स भी हो सकते हैं बहुत सारे। मेंटर यूट्यूब चैनल भी हो सकते हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो मेंटर ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक व्यक्ति ही होना चाहिए, कोई भी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी जो सबसे सबसे बड़ी वजह है, दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है फेल होने का, वो बुक्स रीडिंग है। लोग बुक्स नहीं पढ़ते। बुक्स में बहुत सारा नॉलेज दिया होता है। अ, आपके पास दो ही सोर्स है नॉलेज गेन करने का। एक तो है कि आप अपने ट्रेनर से, आपके गुरु से सीखो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज का सोर्स है वो बुक्स है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो किताबें लिखते हैं। नारायण मूर्ति ने किताब लिखी, सुधा मूर्ति ने किताब ली, रतन टाटा ने किताब लिखी। जो सब लोग बड़े बड़े लोग हैं, स्टीव ने किताब लिखी, महात्मा गांधी ने किताब लिखी है, लाल नेहरू ने किताब लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने किताब लिखी है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है, उसको पढ़ने से भी आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आपके फेल होने का। और जितना ज्यादा आप बुक्स पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज आपके पास आएगा, और उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल रहोगे। इसीलिए जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं। एक जो आदमी है, सपोज एक आदमी ने
आपने 30 साल का एक्सपीरियंस अगर एक बुक में लिखा है, तो आप 3-4 दिन में, आराम से 3-4 दिन में वो बुक पढ़ के आप उसका जो 30 साल का एक्सपीरियंस है वो गेन कर सकते हो। इसीलिए बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में नॉलेज गेन करने के लिए। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप फेल होने जा रहे हो। तीसरा है नो नॉलेज। लोगों के पास नॉलेज नहीं रहता। लोगों के पास नॉलेज जो रहता है वो सुपरफिशियल रहता है। डीप नॉलेज किसी के पास नहीं नहीं रहता। डीप नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ आता है। डीप नॉलेज एक मेंटर ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, या फिर ये बुक्स पढ़ने के बाद आता है। डीप नॉलेज आने के लिए बहुत सारे साल, बहुत सारे दिन लगते हैं। शॉर्टकट नहीं है आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड करने का। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको सिर्फ थोड़ा शैलो नॉलेज आ जाएगा, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी नॉलेज आजकल लोगों के पास है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो अपने पास हमें हमारे पास क्रिकेट का बहुत सारा नॉलेज है, बट हम वनडे मैच खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारा नॉलेज जो है डीप नहीं है। हमने उसको कभी अप्लाई करके नहीं देखा। यही रीजन है कि आज मैकेनिकल इंजीनियर कोई इंजन नहीं बना सकता, सिविल इंजीनियर कोई डैम या कोई रोड या कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, कोई आर्किटेक्चर ब्यूटीफुल मेमोरियल नहीं बना सकता, जैसे ताजमहल हो गया, देन आईफिल टावर हो गया, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो गया। बहुत सारी जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है वो एक आर्किटेक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि उसने जो लर्न किया है वो बहुत ही सुपरफिशियल है। तो डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर डीप नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप फेल होने जा रहे हो। देन आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। जो लोग फेल होते हैं उनके पास आप ऑब्जर्व करोगे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है। आप कोई भी बड़ा लीडर उठा के देख लो, मे बी लोकमान्य तिलक हो गया, अ, सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, या फिर अ, नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए। आप देखो ये जो बड़े लोग होते हैं, जो ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, इनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। आप अ, अभी भी आप बराक ओबामा का कम्युनिकेशन देखो, डोनाल्ड ट्रंप का कम्युनिकेशन देखो। ये लोग ऐसे हैं कि कम्युनिकेशन की वजह से, सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से ही कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं। और जिनके पास कम्युनिकेशन नहीं होता उनका कोई वैल्यू ही नहीं होता। जिनके पास कम्युनिकेशन नहीं होता वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जिनके पास कम्युनिकेशन नहीं होता वो ज्यादा थिंक भी नहीं कर सकते, डीप थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। और वो अपना जो नॉलेज है वो भी लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते। जिनके पास कम्युनिकेशन नहीं होता उनका प्रमोशन नहीं होता। जिनके पास कम्युनिकेशन नहीं होता वो टीम हैंडल नहीं कर सकते। जिनके पास कम्युनिकेशन नहीं होता वो दूसरों के ऊपर स्ट्रांग होल्ड नहीं कर सकते। लोग उनसे इम्प्रेस नहीं हो सकते। लोग उनसे कन्विंस नहीं हो सकते। अगर एक सेल्समैन है जिसका कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है तो आप उससे कोई भी चीज परचेस नहीं करोगे। और एक सेल्समैन है जिसको नॉलेज कम है, बट वो उसके पास बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है, तो आप उससे बहुत सारी चीजें परचेस करना चाहोगे। फिफ्थ जो रीजन है, नो गोल्स राइटिंग। बहुत सारे लोग हैं कि जो गोल्स लिखते ही नहीं है। गोल्स पेपर पे लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर पे गोल्स लिखते हो या कहीं पे भी लिखते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, और अपना बॉडी ऑटोमेटिकली उस पे काम करना शुरू कर देता है। गोल्स राइटिंग लोग नहीं करते। लोगों के माइंड में गोल्स होते हैं, मैं रिच बनूंगा, मैं घर लूंगा, मैं बंगलोज लूंगा, मैं कार लूंगा। ऐसे बहुत सारे गोल्स उनके माइंड में रहते हैं, बट वो उस पे काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि उन्होंने गोल अपने हाथ से पेपर पे लिखे हुए नहीं होते। और लोग क्या करते हैं, जनरली 2 या 3 गोल्स उनके लाइफ में होते हैं और वहां पे स्टॉप कर देते हैं। गोल्स राइटिंग एवरी डे होना चाहिए। छोटे छोटे भी गोल्स लिखने चाहिए, स्मॉल माइन्यूट एवरेज गोल्स भी लिखने चाहिए हर रोज। और बड़े बड़े गोल्स भी लिखने चाहिए। छोटे छोटे गोल्स लाइफ में होने चाहिए। पांच नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं क्या अचीव करूंगा, नेक्स्ट 15 मिनट्स में, नेक्स्ट नेक्स्ट 30 मिनट्स में मैं क्या पढ़ूंगा,
नेक्स्ट 1 आवर में मैं कौन सा टास्क कंप्लीट करूंगा। ये छोटे छोटे गोल्स भी आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो लोग गोल्स नहीं लिखते वो लोग फेल होते हैं, क्योंकि जो लोग गोल्स नहीं लिखते उनको पता नहीं होता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, या फिर क्या करना है। तो जो लोग गोल्स नहीं लिखते उनको पता नहीं होता कि हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब करने वाले हैं। और जो भी दूसरे जो लोग होते हैं जो कि फेल होते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उनके पास, लॉन्ग टर्म गोल नहीं होते। लॉन्ग टर्म गोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में ही बड़े टारगेट्स अचीव किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में कोई टारगेट्स अचीव नहीं किए जाते। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको रखना चाहिए, बट वो सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन में हम क्या करने वाले हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल मैं बोल रहा हूँ कि लोग जो लिमिटेड गोल रखते हैं, अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा तो वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। और कोई बोलता है कि मैं सिर्फ एक 5-10 लाख कमाऊंगा और वहां पे स्टॉप हो जाऊंगा, तो वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया। तो हमें लॉन्ग टर्म गोल लाइफ में रखना है। गोल लिखने की वजह से हमको ये पता चलता है कि हम लाइफ में कहाँ जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। और ये भी पता चलता है कि हम अभी कहाँ पे हैं, हम अभी कौन सी जगह पे हैं, और हमें कहाँ तक जाना है लाइफ में। गोल लिखने की वजह से, गोल राइटिंग की वजह से हमको डायरेक्शन मिलता है। जो लोग गोल राइटिंग नहीं लिख करते, वो क्ल्यूलेस होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। और अगर हम गोल राइटिंग करते हैं तो हमको मोटिवेशन भी मिलता है, और जो लोग गोल राइटिंग नहीं करते उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर हम स्मॉल स्मॉल गोल अचीव करते हैं, अगर जो हम स्मॉल गोल्स हमने लिखे हैं वो अगर हम अचीव करते हैं, तो हमको हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लॉन्ग टर्म या लार्ज गोल भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेशन। कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते, तो जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो मोस्टली फेल होते हैं। मेडिटेशन से आप फोकस करते हो। जैसे हम एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, उस पे सनलाइट फोकस होता है और एक कागज जल जाता है। तो मेडिटेशन से हमारा फोकस इंप्रूव होता है। मेडिटेशन से हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, हम अपने ही क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना सीख जाते हैं। मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल पुश देता है। मेडिटेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। मेडिटेशन आपका फोकस बढ़ाता है। मेडिटेशन की वजह से आप इनोवेशन करते हो। मेडिटेशन मेडिटेशन की वजह से आपका इनोवेटिव पावर बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाता है। मेडिटेशन आपका स्ट्रेस भी रिलीज करता है। मेडिटेशन आपको पीस भी देता है। इसलिए मेडिटेशन लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं। देन सिक्स्थ सेवेंथ पॉइंट इज नो डेली टारगेट। हम लोग डेली टारगेट अचीव नहीं करते, हम लोग डेली टारगेट डिटरमाइन नहीं करते, उसको अचीव नहीं करते, तो हमको पता ही नहीं होता कि एक दिन में हमने कितना काम किया या फिर हम कितना काम कर सकते हैं। हमारे पास कोई चेकलिस्ट नहीं होता। हम रोज का टाइम मैनेजमेंट, एवरी डे का टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। हम लोग डेली अचीवमेंट जो हम कर सकते हैं उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम लोग ये नहीं लिखते कि हम कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एक दिन में। हम लोग जो फ्रूटफुल एक्टिविटी है एवरी डे में, हर दिन हम क्या क्या फ्रूटफुल एक्टिविटी कर सकते हैं, वो लोग हम एक दिन में अचीव नहीं करते, या फिर कहीं पे लिखते नहीं, या फिर उसका ट्रैक नहीं करते। अगर आप ये समझ जाओ कि एक दिन में आप कितना काम कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप आपके फ्यूचर को मैनेज कर सकते हो, या फिर आप आपके एवरी डे के जो काम करने का तरीका है वो बदल सकते हो। आज तक बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक दिन में हम कितना काम कर सकते हैं और कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हमें पता चल गया कि एक दिन में हम कितना काम कर सकते हैं, तो उसको हम स्पीड अप भी कर सकते हैं, उसका जो स्पीड है फास्ट कर सकते हैं। हम अपना दिन इंटेलिजेंटली मैनेज कर सकते हैं। हम एवरी डे परफॉर्म अच्छा करके अपना एक साल में अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। अगर हम हर रोज ये सोचे कि हम अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे और आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। आज
जो लोग फेल है उनका जो दिन है कैसे जाता है उनको पता नहीं चलता है, अननोटिस। उनका जो दिन है कैसे आया कैसे चला गया उनको पता ही नहीं चलता है। वो टाइम ट्रैक नहीं करते, वो एक दिन में कितना काम करना है उनका उसका उनके पास कोई हिसाब नहीं रहता। नेक्स्ट है नो पीडीसीए एबिलिटी, प्लान डू चेक एक्ट। तो प्लान डू चेक एक्ट क्या है कि जब भी हमें कोई एक्टिविटी करनी होती है, जब भी मुझे कोई नई चीज करनी होती है तो उसका मैं प्लानिंग करूंगा, उसमें चीज को करके देखूंगा, फिर मैं मेजर करूंगा कि उसमें मैंने क्या गलतियां की, उसके लिए कितना टाइम लगा, और फिर मैं गलतियां सुधारूंगा और फिर से वही चीज दोहराऊंगा। सपोज मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं रीडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं प्लान करूंगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो प्लानिंग हो गया। सपोज मैंने प्लान किया कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है, तो मैं एक्चुअली वो पढ़ूंगा। 3 घंटा मैं प्लान करूंगा कि कहाँ पे बैठना है, कौन सी किताब पढ़ना है, कौन से पेजेस पढ़ना है, कौन कितने स्पीड से पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए पढ़ना है या जस्ट लाउडली पढ़ना है। तो ये प्लानिंग हो गया, तो मैं एक्चुअली वो 3 घंटे पढ़ के देखूंगा, उसमें जो डिस्टरबेंस आएगा, उसमें जो मैं गलतियां करूंगा वो मैं चेक करूंगा। और उसके बाद जब मैं अगले दिन 3 घंटे के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा तो मैं सारी गलतियां, एरर्स और मिस्टेक रिमूव करके अपने कल के यस्टरडे के परफॉर्मेंस में, रीडिंग में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। और ऐसा ही आप हर चीज के लिए कर सकते हो और आगे ग्रो कर सकते हो। इसको अपना प्रोसेस कंट्रोल करना भी बोलते हैं। जो प्रोसेस आप डेली बेसिस पे कर रहे हो उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। प्लान डू चेक एक्ट, ये कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। अगर ये कंटिन्यूअसली करोगे तो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। जैसे आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो उसको प्लान करना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां की, और फिर वो गलतियां रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा, और वो रिमूव करके फिर आपको प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा जब तक आप उसके चैंपियन नहीं बन जाते। पीडीसीए जो प्लान डू चेक एक्ट करने से अपने प्रोसेस, सिस्टम, मेथड और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, अपने मिस्टेक और एरर रिमूव हो जाते हैं, अपने जो काम है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और पीडीसीए प्लान टू चेक एक्ट करने के लिए आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, और आप वो चेकलिस्ट कितने टाइम में हम काम कंप्लीट करते हैं ये भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8th पॉइंट पीडीसीए। देन हम लोग डिस्कस करेंगे 9th पॉइंट, लॉन्ग टर्म गोल्स। बहुत लोगों के पास लॉन्ग टर्म गोल्स ही नहीं रहते, बहुत लोग शॉर्ट टर्म गोल पे ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और फिर वो जिंदगी में कुछ अच्छा या बड़ा नहीं कर सकते या फिर सक्सेस नहीं पा सकते। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। लॉन्ग टर्म अचीवमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर या शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के ऊपर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल रखोगे तो आप बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट और एक ग्रेट सक्सेस आप अचीव कर पाओगे। बट लॉन्ग टर्म गोल स्मॉल स्टेप से ही आता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, आपको चेकलिस्ट लेना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगा। और जो लर्निंग होता है, जो एक आदमी का लर्निंग होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। अभी सचिन तेंदुलकर ले लो, वो एक दिन में क्रिकेट नहीं सीखा, वो एक दिन 1% भी नहीं सीखा, एक दिन 0.1%, एक दिन 0.2%, एक दिन अगेन 0.1%, अगले अगले दिन 0.3%, ऐसा थोड़ा 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 करके सीखा है। जब आप लॉन्ग टर्म कुछ गोल रखते हो तो उसमें जो लर्निंग होता है वो थोड़ा थोड़ा ही होता है। बट आप अगर कंटिन्यूअसली उस पर काम करोगे तो जब आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो एंड ऑफ द डे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज आ जाएगा उस चीज का। अगर आप क्रिकेट पे फोकस करते हो, आप रीडिंग पे फोकस करते हो, लॉन्ग टर्म में आपके पास बहुत ही बड़ा नॉलेज आ जाएगा। सपोज आपने डिसाइड किया कि बुक रीड करना है, तो एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने में आपको वो इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। शॉर्ट टर्म थिंकिंग की वजह से भी आदमी लोग
सक्सेसफुल नहीं होते। जो लोग शॉर्ट टर्म थिंक करते हैं, जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखते हैं, वो कुछ बड़ा सोच नहीं पाते। जो लोग बड़ा सोच नहीं पाते, वो लोग बड़ा ड्रीम भी कर नहीं पाते। जिन लोगों के बड़े ड्रीम्स नहीं होते, वो लोग स्मॉल ड्रीम पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और वो सक्सेसफुल नहीं रहते। जो लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी शॉर्ट टर्म ही होता है, या अच्छे वो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो उनको कोई बड़ा बेनिफिट नहीं कर सकता। जो लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी वेस्ट करते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी वेस्ट करते हैं। न्यूटन जो था, न्यूटन और हम, अगर हम न्यूटन का ब्रेन देखें और हमारा ब्रेन देखें, दोनों का ब्रेन सेम है। बट जब एक पेड़ से एप्पल गिरता है, तो न्यूटन ने शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं किया कि मैं इसको खा के कि मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। उसने ये सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता, और उसकी वजह से उसने एक ऐसा रूल निकाला जिसकी वजह से हम आज न्यूटन को जानते हैं या फिर उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म अगर थिंकिंग करोगे तो आपको आपका एक्चुअल एबिलिटी, एक्चुअल कैपेसिटी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना चाहिए। जो लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, वो सक्सेस के लिए हंग्री नहीं होते। उनके अंदर सक्सेस की भूख नहीं होती। जो लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, वो कभी ग्रेट लीडर नहीं बन पाते। वो लोग ऑलवेज डाउट करते हैं कि मैं अच्छा लीडर बनूंगा या नहीं, मैं सक्सेस अचीव करूंगा या नहीं, और वो इजीली सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। कंपाउंडिंग एट्थ वंडर बोला जाता है। कंपाउंडिंग ये एक आश्चर्य है, और कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगी। कंपाउंडिंग ग्रोथ जिसको मिलती है, वो आदमी शॉर्ट पीरियड में सक्सेसफुल हो जाता है। कंपाउंडिंग ग्रोथ के ऊपर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट इसमें आप ध्यान में रखो कि जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है ना, वो लास्ट में ही मिलता है। सपोज आज से आपने 500 रुपए, 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, तो आप इनिशियल ईयर्स में, इनिशियल मंथ्स में आपको उतना गेन नहीं होगा। जब 10 साल, 20 साल के बाद आप जब आपके पैसे निकालोगे बैंक से या म्यूचुअल फंड से या इक्विटी से, जो आपको लास्ट के 1-2 साल में बेनिफिट मिलेगा ना, वो आपको 10 साल में भी नहीं मिलेगा। तो जो कंपाउंड ग्रोथ होता है, वो आपको एंड एंड में ही मिलता है, और उसके लिए बहुत पेशेंस होने चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को कंपाउंडिंग फॉर्मूला पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंपाउंडिंग कैसे आदमी को सक्सेसफुल बनाता है, रिच बनाता है, ये पता नहीं है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करना भूल जाते हैं या वो कर नहीं पाते। उसी की वजह से जो कंपाउंड ग्रोथ है उनको नहीं मिलता। कंपाउंड ग्रोथ स्मॉल स्मॉल टास्क करने से मिलता है। जब आप स्मॉल स्मॉल टास्क डेली करोगे, अगर आप सपोज 2 पेज या 5 पेज डेली पढ़ोगे, तो 5 साल के बाद आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप इमेजिन नहीं करोगे। इसीलिए ये बोला जाता है कि स्टेडी एंड स्लो विंस द रेस। तो आपको जो करना है, अगर आप कुछ बड़े स्टेप्स नहीं ले पाते, तो स्मॉल स्टेप्स लेके उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जो अगर आपने एक अच्छी हैबिट्स कंटिन्यू की, अगर आप साइकिलिंग भी करते हो एवरी डे, तो 5 साल के बाद आपको बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। जो लोग कंपाउंड कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं हासिल कर पाते, वो लोग दूसरे कंसेप्ट को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। कंपाउंडिंग एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि दूसरे दूसरे कंसेप्ट से भी कनेक्ट होता है। कंपाउंडिंग से आपको ये पता चलता है कि
लाइफ में जितनी सारी चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो गई है। जितना भी आप अच्छी चीजें करोगे वो एट द लास्ट में एक एक दूसरे के साथ जुड़ के आपको उसका कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। सपोज एक आदमी के पास सिर्फ 5 फ्रेंड है या 10 फ्रेंड है, और एक आदमी ने अपने लाइफ में 5 या 10 फ्रेंड बनाए हैं, और एक आदमी ने अपने लाइफ में 5 या 10 हजार फ्रेंड्स बनाए हैं। तो जो जिसने 5 या 10 हजार फ्रेंड्स बनाए हैं उसको जब जरूरत पड़ेगी, उसको जब हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तब कहीं से भी उसको हेल्प मिल जाएगी। बट जिसके पास सिर्फ 5 या 10 फ्रेंड ही है, उसको हेल्प मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो कंपाउंडिंग ग्रोथ जो होती है वो आपको स्लोली ग्रेजुअली काम करने के बाद ही मिलती है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आज आज आपको कुछ शेयर्स परचेस करना है, ठीक है, मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा था, और एक उसकी प्रजा में एक आदमी था। तो उस आदमी ने राजा के सामने राजा का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और राजा ने पूछा, आप जो चाहो मांग सकते हो। तो उसने बोला कि मुझे रोज एक 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 करके स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, बट जो 30 दिन मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, बट मुझे कंपाउंड ग्रोथ से चाहिए। मतलब आज एक मिला तो कल दो मिलना चाहिए, कल दो मिला तो उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन चार मिलना चाहिए, ऐसे मुझे 30 दिन चाहिए। तो राजा ने बोला बस इतनी सी बात, और उसने ओके बोल दिया। बट उसके बाद जब राजा का मिनिस्टर या प्रधान जो था वो उसके पास आया, तो उसने बोला कि हमारे पास इतना धन है ही नहीं कि इस आदमी को हम पैसा दे सकते हैं। तो राजा ने बोला ऐसा कैसे? तो वो बोला कि जिसने आपसे स्वर्ण मुद्राएं मांगी वो आदमी बहुत ही होशियार था। जब आप एक महीने जब आप एक एक करके उसको बढ़ाओगे, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, 16 से 64 हो जाएगा, 64 से आगे बढ़ते जाएंगे। जब ये 29 पे पहुंचेगा, वो 1 करोड़ से भी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं बन जाएगी, और वो जब 30 से पे पहुंचेगा तो ये 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बन जाएगी। तो इनिशियली जो उसको स्वर्ण मुद्रा मिल रही थी, पहले 5 दिनों में उसको हार्डली कुछ 100 या 200 स्वर्ण मुद्रा मिली होगी, बट लास्ट के दिन पे एक दिन में ही उसको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हो रही है। तो उसका मतलब एक दिन में उसको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है। तो यही होता है कंपाउंड इफेक्ट। मतलब लास्ट में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दिया। नेक्स्ट इज पेपर राइटिंग। जो कंपाउंड इफेक्ट है आप उसको इस तरीके से याद रखो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है लास्ट में, एंड में, शॉर्ट पीरियड में आपको ह्यूज ग्रोथ देता है। अगर आप अच्छी चीजें करते जाओगे लाइफ में, तो एंड में आपको शॉर्ट पीरियड में बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा। उसको बोलते हैं कंपाउंड ग्रोथ। नेक्स्ट, पेपर नो पेपर राइटिंग। जो सक्सेसफुल लोग नहीं होते वो पेपर राइटिंग नहीं करते। तो और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा पेपर राइटिंग करते रहते हैं। हमारे पास हर दिन 84,000 सेकेंड्स होते हैं। 84,000 सेकेंड्स में एटलीस्ट 40,000 थॉट्स तो अपने माइंड में आते हैं। ये जो 40,000 थॉट्स अपने माइंड में आते हैं, उसमें बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जिस पे काम करके आप बहुत अमीर बन सकते हो, बहुत रिच बन सकते हो। बट हम लोग वो थॉट्स कहीं पेपर पे लिखते नहीं, और वो थॉट्स जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे थॉट्स या अच्छे विचार जो है कैप्चर नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते। जो भी हमको नॉलेज मिलता है वो नॉलेज ऐसे मिलता है कि हमारे माइंड में क्वेश्चंस रेज होते हैं। जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसके लिए हमारे माइंड में क्वेश्चंस पैदा होते हैं। वो जो क्वेश्चंस पैदा होते हैं
वो हम उसके आंसर सर्च करना चालू कर देते हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करना चालू कर देते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है तो उसका आंसर भी हमको मिल जाता है, इस तरीके से हमको नॉलेज मिलता है। बट जो लोग पेपर राइटिंग नहीं करते, उनके पास थॉट्स नहीं आते, उनके पास क्वेश्चन नहीं होते, वो लोग सर्च नहीं करते, वो लोग एनालाइज नहीं कर पाते, उनके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं आते, उनके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं आता, और वो आंसर भी नहीं ढूंढ पाते। जो लोग पेपर राइटिंग करते हैं उनके पास आइडिया जनरेशन होता है। जो लोग पेपर आइडिया जनरेट करते हैं, ये लोग बहुत सारे आइडिया जनरेट कर सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जितना आइडियाज उनके पास आता है, उतना चालाक, उतना नॉलेजेबल ये लोग बनते हैं। जो लोग पेपर राइटिंग करते हैं उनके पास क्लैरिटी होता है। जो लोग पेपर राइटिंग करते हैं वो अच्छी तरीके से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। जो लोग पेपर राइटिंग करते हैं वो एक चीज को दूसरे चीज से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। जो लोग पेपर राइटिंग करते हैं उनको लाइफ में कंपाउंडिंग ग्रोथ भी मिलता है। जो लोग पेपर राइटिंग करते हैं वो हर चीज सिस्टमेटिकली करते हैं, साइंटिफिकली करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और उसमें कोई गलती नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम वेस्टेज एंड टाइम मैनेजमेंट। जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते वो अपने लाइफ का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते उनके वो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते ना, वो लोग उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक मिनट में वो लोग क्या काम कर सकते हैं, एक आवर में वो लोग क्या काम कर सकते हैं, एक 30 मिनट्स में वो लोग क्या काम कर सकते हैं। उन्होंने कभी लाइफ में कैलकुलेट ही नहीं किया होता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एक मिनट में कितना काम कर सकते हैं। इसीलिए उनको ये भी पता नहीं होता कि हम क्या करें, कब करें, कैसे करें, और कितना करना चाहिए। जिस आदमी को एक मिनट में कितना काम हो सकता है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकता है एक मिनट में, जिसको ये पता होता है, वो लाइफ में बहुत सारी चीजें कर सकता है, वंडरफुल चीजें कर सकता है। अगर मैं ये सोचूं कि एक मिनट में मैं एक पर्टिकुलर टास्क कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, तो वो अपने हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना लाइफ मैनेज कर सकता है, या फिर उस हिसाब से अच्छा आउटपुट कमा सकता है। जो लोग टाइम वेस्टेज करते हैं उन लोगों को अपना ट्रू पोटेंशियल कभी पता नहीं चलता। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो आगे चल के डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो डिसिप्लिन भी नहीं फॉलो करते, और वो लोग इनडिसिप्लिन रहते हैं, और वो लोग कोई ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते। जो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम वेस्ट करते, उन लोगों को अपनी मिस्टेक एरर कभी पता नहीं चलती। जो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते वो लोग अपना परफॉर्मेंस कभी मेजर नहीं कर पाते, वो लोग बहुत सारी एरर्स करते हैं। जो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, वो लोग अपना इंप्रूवमेंट भी कभी नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का निगेटिव एटीट्यूड है वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते, वो लोग स्टॉप हो जाते हैं। जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है वो लोग हर दिन अच्छे अच्छे काम करके अप, अपना स्किल्स बढ़ाते जाते हैं। वो ऐड कर जाते हैं अच्छे अच्छे काम, वो ऐड कर जाते हैं अच्छे अच्छा नॉलेज। जो लोग निगेटिव एटीट्यूड होता है जिन लोगों के पास, वो इजीली गिव अप करते हैं, वो इजीली छोड़ देते हैं कोई भी काम, और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। हर चीज में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हर काम में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ गए। जैकमा जो था, वो जब इंटरव्यू के लिए गया था, 14 लोग थे, 14 लोग थे, उसमें से 13 लोगों का सिलेक्ट हुआ। जैकमा अकेले सिलेक्ट नहीं हुआ। बट उन्होंने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, और वो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। वैसे ही ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे लोगों को जॉब नहीं मिला, और वो लोग आज बहुत सारी कंपनीज के सीईओ। उसका एक एग्जाम्पल इलॉन मस्क भी है। इलॉन मस्क को जॉब देने से बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, बट वो आज बहुत सारी कंपनी के मालिक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए।
पॉजिटिव एटीट्यूड से हमको ये पता चलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा क्या पोटेंशियल है, और हम लोग उसकी वजह से सक्सेसफुल होते हैं, रीच होते हैं। अगर आपके पास निगेटिव एटीट्यूड है तो आपका थिंकिंग निगेटिव होगा और आप ग्रो करना बंद हो जाओगे। 15th पॉइंट इज मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी मतलब आप लाइफ में क्या कर सकते थे, आज तक आपने कितना टाइम वेस्ट किया, और वो जो टाइम वेस्ट किया उसमें आप क्या कर सकते थे। सपोज आप लास्ट 5 साल, अगर पिछले 5 साल आप 1 लीटर अगर दूध आप हर रोज पीते, तो आज आपका हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होता। अगर आप लास्ट के 5 साल, अगर आप 1 घंटा भी आपने साइकिलिंग किया होता, तो आज आपका हेल्थ बहुत ही इंप्रूवमेंट होता। अगर आप लास्ट 5 साल अगर आप रोज 1 घंटे भी पढ़ाई किया होता, 1 घंटे भी रीडिंग किया होता, तो आज आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता। तो यही इसी को बोलते हैं मिस अपॉर्चुनिटी। मिस अपॉर्चुनिटी आई ओपनर होती है। आज हमने कितना टाइम वेस्ट किया और हम क्या कर सकते थे। आज तक हमने हमारे लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया और हम लोग क्या कर सकते थे। ये जब आप रियलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, बट हम लोगों ने किया नहीं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमारे मिस्टेक पता चलते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं हमने कितने एरर्स किए, कितने मिस्टेक किए, और हम क्या कर सकते थे। और वो मिस्टेक से, वो एरर से हम लर्न करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग दूसरे के मिस्टेक से भी सीख सकते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, बट मिस्ड अपॉर्चुनिटी आई ओपनर होता है। और मिस अपॉर्चुनिटी की वजह से हमको ये पता चलता है कि हम लोग क्या कर सकते थे, हमारा क्या पोटेंशियल था। मैं डॉक्टर बन सकता था, बट मैंने वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, मैंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, इसकी वजह से आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मैं 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता था, बट मैंने थोड़ा पढ़ाई कम किया, तो इसकी वजह से मैं फर्स्ट क्लास नहीं ले पाया, डिस्टिंक्शन नहीं ले पाया। तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए होता है कि आज तक लास्ट 1 ईयर हमने क्या कर सकते थे और क्या नहीं किया। नेक्स्ट जो 16वां पॉइंट है वो फेथ बिलीव मिसकंसेप्शन है, कि हमारे जो कुछ फेथ होते हैं, हमारे कुछ बिलीफ होते हैं, हमारे कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे एक एलिफेंट होता है, जब वो एलिफेंट जो होता है, वो जो हाथी होता है, वो जो बचपन में उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है या चेन से बांध दिया जाता है, वो बहुत कोशिश करता है, वो तोड़ नहीं पाता, बट वो जब बड़ा बन जाता है तब भी उसको रस्सी से या चेन से बांध दिया जाता है। वो बहुत इजीली एक झटके से तोड़ सकता है रस्सी या चेन, बट वो नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके माइंड में फेथ होता है, बिलीफ होता है, मिसकंसेप्शन होता है कि मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब छोटा था तब उसने बहुत कोशिश की थी और वो हार गया था। उसके बाद उसका ये फेथ बिलीफ बन चुका था कि अब मैं इसको तोड़ नहीं सकता और मुझे इसी से लाइफ टाइम बंधना पड़ेगा। तो ऐसे फेथ बिलीफ हमने अपने माइंड में बना लिए। अभी मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ कि आप लोग अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं चालू करते। वो लोग बोलते हैं हमारा 30 साल हो गया, हमारा 40 साल हो गया, हमारा 50 साल हो गया। बट जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे केएफसी कंपनी है, केएफसी, केंचुरी फ्राइड चिकन, उसका जो फाउंडर था, उसका जो मालिक था, उसका जो ओनर था, उसने लाइफ की 65वें साल से अपनी कंपनी बनाना शुरू कर दिया। तो हमारे बहुत सारे फेथ होते हैं, बिलीफ होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आई कांट डू इट, मैं वो नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत स्मॉल है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसकी वजह से हम नहीं कर सकते। तो जैसे आइंस्टाइन में, मुझ में और न्यूटन में कोई फर्क नहीं है। उनके पास भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे, एक ब्रेन था, एक नाक थी, 2 आंखें थी, 2 कान थे। तो आइंस्टाइन न्यूटन का ब्रेन भी सेम ब्रेन है जो हमें दिया गया है, बट हम लोग, हमारा फेथ ये है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसकी वजह से हम लाइफ में एक्चुअली कुछ कर नहीं पाते। देन नेक्स्ट है माइक्रो ऑब्जर्वेशन। नो माइक्रो ऑब्जर्वेशन, लोग देखते हैं बट लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम दिन में बहुत सारी चीजें देखते हैं बट ऑब्जर्व नहीं कर पाते। पीपल सी बट पीपल डोंट ऑब्जर्व। तो जापान में ये बोला गया है कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
निकालना चाहते हो, तो 5 बार आप उसको व्हाय व्हाय ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ पूछो। तो जब आप डीप उसको खोजने जाते हो तब आपको उसका आंसर मिलता है। सपोज मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है। क्यों मेरे पास नॉलेज नहीं है? क्योंकि मैंने टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया, मैंने अच्छी किताबें नहीं पढ़ी। क्यों अच्छी किताबें नहीं पढ़ी? क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं। क्यों मुझे किसी ने बताया नहीं? क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा ट्रेनर नहीं था। क्यों आपके पास अच्छा ट्रेनर नहीं था? क्योंकि मैंने कोई अच्छा ट्रेनर ढूंढा ही नहीं। क्यों आपने अच्छा ट्रेनर नहीं ढूंढा? क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टर्म गोल नहीं थे। तो क्यों आपके पास लॉन्ग टर्म गोल नहीं थे? तो ऐसे आपको कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसको आपको 5 व्हाय क्यों 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 पूछना है। आपको अगर माइक्रो ऑब्जर्वेशन सीखना है तो आपको स्मॉल स्मॉल डिटेल्स का इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा, आपको डीप नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको जो बोला गया है और जो बोला जा रहा है उससे आपको सीखना पड़ेगा। ये बोलते हैं ना हम, रीड रीड बिटवीन द लाइन, मतलब वो बोल कुछ रहा था और उसका मतलब कुछ और था। आज मैं आपको बता रहा हूँ 22 पॉइंट्स, बट उसके पीछे जो अर्थ है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके पीछे जो मीनिंग है वो आपको समझना पड़ेगा। जो लीडर होते हैं, बड़े बड़े लीडर, वो थोड़े से चीजों पे ही आ, समझ जाते हैं। जैसे सदगुरु है, आप उनको एक सवाल पूछो और एक सेंटेंस से भी उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो उसको बोलते हैं माइक्रो ऑब्जर्वेशन। स्मॉल स्मॉल डिटेल्स को के बारे में सोचना, जो हमें दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ हो सकता है ये सोचना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कुछ सोचना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से सोचना, जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना, उसके परिणाम के बारे में सोचना। रूट कॉज एनालिसिस, मतलब जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, वो कहाँ से शुरू हुई। तो ये हमें पीछे 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 जाना पड़ेगा। जैसे डिटेक्टिव होता है, आपने ब्योमकेश बख्शी अ, देखा होगा, टीवी सीरियल आपने डिटेक्टिव टीवी सीरियल्स बहुत सारी देखी होगी, तहकीकात देखा होगा, बहुत सारी डिटेक्टिव सीरियल्स आपने देखी होगी। तो उसके पीछे जो वो सोचते हैं, वो कैसे कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, कैसे वो जो मेन किलर होता है, जो मेन कल्प्रिट होता है उसको ढूंढते हैं, वो आपको माइक्रो ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा। आपको माइक्रो ऑब्जर्वेशन में किसी चीज का जो मेजर रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो आपको ढूंढना पड़ता है। 18वां पॉइंट है, 18th पॉइंट है, नो इंडिपेंडेंट ओपिनियन। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लोगों का ओपिनियन होता है वही उनका भी ओपिनियन होता है। हम लोग रैट रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, हमारा कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं है। हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन है वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, हमारे पास जो भी है वो रॉन्ग मीनिंग है। हम फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमें ट्रूथ के बारे में, सच्चाई के बारे में पता नहीं है। और जिन जिन लोगों का इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता नहीं होता, जो लोग रिसर्च नहीं करते, जो लोग एनालिसिस नहीं करते, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता, उनको कोई प्रेफरेंस भी नहीं होता। अगर आपका इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं है तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको कोई प्रेफरेंस नहीं देगा, आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा, और आपके पास क्लैरिटी भी नहीं रहेगी, और आपके पास लॉजिक भी नहीं रहेगा। जिन लोगों के पास इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं रहता, उनके पास लॉजिक भी नहीं रहता, उनके पास क्लैरिटी भी नहीं रहती। इसके लिए उनके उनका कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी नहीं रहता। 19 पॉइंट, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। तो बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, उन लोगों के पास क्यूरियोसिटी नहीं रहता। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे, जो रोज चल रहा है वही आप काम करते रहोगे, तो आपके पास अ, कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी आपके पास। आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपके रिजल्ट्स भी जो जैसे रोज मिल रहे हैं वैसे ही होंगे, आप कभी बदल नहीं सकोगे अपने आप को। जिन लोगों के पास क्यूरियोसिटी नहीं होती वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। जो लोग जिन लोगों के पास क्यूरियोसिटी नहीं होती वो लोग compete नहीं कर पाते। जिन लोगों के पास क्यूरियोसिटी नहीं होती वो लोग इजीली डिफीट एक्सेप्ट करते हैं, इजीली फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, और वो आगे नहीं बढ़ते, वो फेलियर डाइजेस्ट नहीं करते, वो डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते। जो लोग क्यूरियोसिटी नहीं होती जिन लोगों के पास, वो लोग एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते, हर रोज हर रोज टेस्टिंग नहीं करते, उनके गोल्स भी लिमिटेड रहते हैं, और वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमें पैसे के
आगे निकलना है, पैसे से आगे भी जो कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, उसके बारे में सोचना है। 20 पॉइंट लैक ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत सारे लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि वो लोग पैशनेट नहीं होते, उन लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग सक्सेस के भूखे नहीं होते, वो लोग रिस्पेक्ट के भूखे नहीं होते। जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ भी करेगा। जिन लोगों ने लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं किया, वो लोग कभी ये नहीं सोच सकते कि परफॉर्मेंस का बेनिफिट क्या है। अगर आपने लाइफ में कभी सक्सेस ही अचीव नहीं किया, तो आप परफॉर्मेंस आपका हमेशा कम ही होगा। आप परफॉर्मेंस के बारे में नहीं जान सकते कि अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि एक सक्सेस दूसरे सक्सेस को मोटिवेट करता है। जब आपको एक छोटा सक्सेस मिलेगा, तो आप बड़ा सक्सेस के बारे में सोचोगे। बट जो लोग परफॉर्म नहीं करते, वो ऑलवेज फ्री का बेनिफिट के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे ये फ्री मिलना चाहिए, मुझे वो फ्री मिलना चाहिए। जो लोग परफॉर्मेंस नहीं करते, उनको पता होता है कि उनका लिमिटेशन क्या है, और वो बस उसी लिमिटेशन में बंद के रह जाते हैं। जो लोग परफॉर्मेंस नहीं करते, उनके पास कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। जो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, वो लोग कुछ लर्न भी नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता कि मैं जब कोई लर्निंग करूंगा, उसका फायदा क्या होगा, उसका नॉलेज मुझे मिलेगा, परफॉर्म करने के बाद मुझे क्या फायदा होगा, ये उनको पता नहीं होता। 100% कॉन्शियसनेस। हम जो भी करें लाइफ में, अगर हम लोग पल के भी झपकते हैं, तो भी हमको कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, इवन स्मॉल टास्क कर रहे हैं, हमको वो जागरूकता से करना है, हमको कॉन्शियसली करना है। अगर हम हर चीज कॉन्शियसली करोगे, तो आपको मेडिटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको मेडिटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी जागरूक हो जाएगा। अगर आप हर चीज कॉन्शियसली करोगे, तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि क्यों, क्या जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। अगर मैं अचीव कर रहा हूँ तो क्यों अचीव कर रहा हूँ, जो मैं नहीं अचीव कर रहा हूँ तो क्यों नहीं अचीव कर रहा हूँ। तो कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होता है, कॉन्शियसनेस से लॉजिक बढ़ता है, कॉन्शियसनेस से रैशनल बिहेवियर बढ़ता है। कॉन्शियसनेस साइंस के साइंस के ऊपर होता है। जो लोग कॉन्शियस होते हैं, वो साइंस को फॉलो करते हैं। जो लोग कॉन्शियस होते हैं, वो ये सोचते हैं कि साइंटिफिक रीजन क्या है ये काम करने के पीछे। कॉन्शियसनेस की वजह से हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। कॉन्शियसनेस की वजह से हम कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देख पाते हैं। कॉन्शियसनेस की वजह से हम लोग सैडनेस और हैप्पीनेस के आगे चले जाते हैं। कॉन्शियसनेस की वजह से हम लोग बेनिफिट्स एंड लॉसेस के आगे सोच सकते हैं। कॉन्शियस की वजह से हम लोग फोकस कर पाते हैं। कॉन्शियसनेस की वजह से हमको ट्रूथ या सच्चाई पता चलती है, या लॉजिक पता चलता है। देन वी हैव कम टू द लास्ट पॉइंट 22, दैट इज फोकस ऑन योर सेल्फ। हम लोग दूसरों पे फोकस करते हैं, हम जब बात भी करते हैं तो दूसरे के बारे में करते हैं, हमारे खुद के बारे में नहीं करते। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सक्सेसफुल ना होने का। हमारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं रहता, हम लोग दूसरे का ओपिनियन के ऊपर भरोसा करते हैं। हम लोग हर बार ये सोचते हैं, फोकस ऑन योर सेल्फ। हम हर बार ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, या फिर दूसरा हमें हंसेगा, या फिर लोग क्या कहेंगे, हम लोग यही सोचते रह जाते हैं। हम अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म नहीं करते, हम लोग खुद पे फोकस नहीं कर पाते, हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम लोग खुद का कैपेबिलिटी कभी ढूंढ नहीं पाते, और उसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते। दूसरों को जीतने की राह खुद को जीतने से ही स्टार्ट होती है। जब आप खुद को अंडरस्टैंड करोगे, आप खुद के सेंसेस को जीतोगे, तभी आप दूसरे को जीत सकते हो। इसके लिए आपको वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पावर। तो अपने आप का जो पावर है, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लोग कुछ भी कहेंगे, वो चलेगा। आपकी जो आपकी जो पाथ है, जो राह है, उसको मत चेंज करो।
अगर आप दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से चलोगे तो आप पूरा आपका जिंदगी भटकते रह जाओगे। तो आपको आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू विन अदर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विन योरसेल्फ। तो आपको अपने ऊपर फोकस करके आपका जो पोटेंशियल है वो जागरूक करना पड़ेगा। 23rd पॉइंट हैबिट्स है कि आपको अच्छी अच्छी हैबिट्स बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप कोई भी काम ऑटोमेटिकली कर सकते हो। देखो, हम बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली करते हैं, जब ड्राइविंग करते हैं, जब साइकिलिंग करते हैं, जब खाना खाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हमारी हैबिट बन चुकी है। उसकी वजह से हम लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीजें करते वक्त हमको पता ही नहीं चलता। वैसे अगर आपको एक्सरसाइज की हैबिट है, आपको रीडिंग की हैबिट है, आपको अच्छे अच्छे काम करने की हैबिट है, तो ये हैबिट है, ये हैबिट्स एक एक करके, एक एक कनेक्ट होके एट द लास्ट आपको एक कंपाउंड इम्पैक्ट देगी, कंपाउंड ग्रोथ देगी, और उसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये एक वीडियो था आपको बताने के लिए कि लाइफ में लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है तो हमको क्या करना चाहिए। तो ये अगर 22 23 आप जो फैक्टर्स है इसके ऊपर अगर आप काम करना चालू कर दोगे आज से, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। इसमें से हर चीज पे काम करना जरूरी जरूरी नहीं है। अगर आप टॉप 4 या टॉप 5 चीजों पे, टॉप 4 या 5 फैक्टर्स या टॉप 4 या 5 पॉइंट्स पे भी काम करोगे, तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस small video. Thank you so much for watching this video and kindly subscribe to my YouTube channel.